जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में सियासी तमाशा अपने उरूज पर है और उद्धव ठाकरे की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बीजेपी खींचने के बेहद नजदीक है। शिवसेना के ऊपर की लीडरशिप ने लगभग मान लिया है कि सत्ता उनके हाथ से निकल चुकी है। शिवसेना के सोर्सेस का दावा है कि हर बागी विधायक को 35 करोड़ रुपए देने और ईडी सीबीआई के केस से आज़ादी दिलाने का भरोसा दिलाया गया है, जिसके बाद बगावत का ये सियासी तमाशा परवान चढ़ गया है। आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस वक्त तक फिलहाल बागी शिंदे अपर हैंड में नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दूं कि शिवसेना के विधायक और उद्धव ठाकरे सरकार में मिनिस्टर रहे एकनाथ शिंदे के पार्टी के दर्जनों विधायकों के साथ महाराष्ट्र छोड़ने के बाद से महाराष्ट्र में बीजेपी और महाविकास अघाड़ी सरकार के बीच रस्साकशी और तेज हो गई है। पहले शिंदे के सूरत में होने की खबर आई थी, उसके बाद वेडनेसडे को तड़के सुबह वो विधायकों के साथ बीजेपी रूल्ड स्टेट आसाम के गुवाहाटी में पहुंच गए हैं, जिसके बाद से महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार का फ्यूचर खतरे में दिखाई दे रहा है। और सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार के दिन अब गिनती के रह गए हैं। 2.5 साल पहले सत्ता की चाबी जेब में आने के बाद भी छिन जाने के चलते महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने की बीजेपी की कोशिश अब रंग लाती नजर आ रही है। वैसे दोस्तों, ये वाला सियासी तमाशा अपने आप में बेहद निराला है। मतलब ये यकीन करना तकरीबन मुश्किल है कि 55 विधायकों में लगभग सभी ठाकरे परिवार से बागी हो गए हैं। अगर ऐसा है तो किसी रीजनल पार्टी के खिलाफ ये सबसे बड़ी बगावत होगी। वैसे 2019 के चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे के चीफ मिनिस्टर बनते ही ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जैसी एजेंसियां एनसीपी और शिवसेना के नेताओं के खिलाफ छापे की कार्रवाई कर रही थी। हर हफ्ते किसी न किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। 2 मंत्रियों को ईडी की कार्रवाई के बाद जेल भी जाना पड़ा, एक अनिल देशमुख और दूसरे नवाब मलिक को। इससे शिवसेना के विधायकों में डर बैठ जाने की बात लगातार कही जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि अगला नंबर उनका हो सकता है। एक विधायक प्रताप सरनायक ने तो उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर ईडी, सीबीआई से बचाने और बीजेपी के साथ हाथ मिला लेने की गुहार तक लगाई थी। खैर, यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं। शिवसेना विधायक रमेश लटके के मौत के चलते एक सीट खाली है। शिवसेना के पास 55, एनसीपी के पास 53, कांग्रेस के पास 44 और बीजेपी के पास 106 विधायक हैं। बहुजन विकास अघाड़ी के 3 और समाजवादी पार्टी, AIMIM और प्रहर जनशक्ति के पास 2-2 विधायक हैं। MNS, CPM, PWP, स्वाभिमानी पार्टी, राष्ट्रीय समाज प्रकाश जन सूर्या शक्ति पार्टी, क्रांतिकारी शेतकारी पार्टी के पास 1-1 विधायक हैं। 13 इंडिपेंडेंट विधायक हैं। बीजेपी के 106 विधायक हैं और पार्टी को बहुमत के लिए 144 विधायकों की जरूरत है। अगर एकनाथ शिंदे 37 विधायकों का सपोर्ट जुटा लेते हैं तो बीजेपी उनकी मदद से सरकार बना सकती है। ये तादाद शिवसेना के विधायकों की 55 की तादाद की 2/3 है और ऐसी सिचुएशन में वो दल विरोधी कानून से बच जाएंगे। साथ ही उनके गुट को रिकॉग्निशन भी मिल जाएगा। ऐसे हालात में वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। अगर इससे कम विधायक उनके पास हुए तो वो सारे इनएलिजिबल यानी अयोग्य करार दे दिए जाएंगे। अब सवाल ये है कि शिंदे के पास 37 विधायकों का सपोर्ट है या नहीं। वैसे एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में हैं और दावा कर रहे हैं कि उनके पास 40 विधायक हैं।
पर इस बारे में फिलहाल कोई साफ तस्वीर नहीं मिल रही है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र में बड़ा सवाल ये नहीं रह जाएगा कि सरकार गिर गई, बड़ा सवाल ये होगा कि ठाकरे परिवार के साथ शिवसेना रह पाएगा या नहीं। यानी फिलहाल ठाकरे परिवार के पास बड़ा चैलेंज अपनी पार्टी को बचाने का है। दोस्तों, बीजेपी और शिवसेना के बीच 2019 में शुरू हुए बेहद दिलचस्प सियासी तमाशे को थोड़ा समझ लें। दरअसल 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन चीफ मिनिस्टर किसका होगा, इस सवाल पर दोनों दलों के रास्ते अलग अलग हो गए। शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए बातचीत करने लगी। उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाने पर सहमति थी, लेकिन बातचीत लंबी खिंच गई और महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लग गया। इस बीच एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे अजित पवार अपने साथ पार्टी के कुछ विधायकों को लेकर तड़के ही राजभवन पहुंच गए। 23 नवंबर की तड़के सुबह देवेंद्र फडणवीस को आनन फानन में सीएम पद की शपथ दिला दी गई। अजित पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन शरद पवार इस सियासी तमाशे में भारी पड़े और अजित पवार के साथ गए विधायक एनसीपी में वापस लौट आए। इसके बाद 26 नवंबर को फडणवीस ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का सामना किए बगैर इस्तीफा दे दिया। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी और उद्धव ठाकरे का सीएम बनने का ख्वाब पूरा हुआ। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी के अजित पवार गुट के साथ बनाई गई सरकार के 2 दिनों में गिरने के बाद फडणवीस ने उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ घेरेबंदी शुरू कर दी थी। उनका मकसद था सीधे हमला ना करके सरकार को धीरे धीरे बदनाम किया जाए। कोविड के दौरान जब उद्धव ठाकरे लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी थी। इससे बीजेपी और अलर्ट हो गई और उसने उद्धव ठाकरे सरकार को करप्ट और नाकारा साबित करने के लिए जोरदार कैंपेन चलाए। जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी किसी भी तरह उद्धव ठाकरे सरकार को गिराना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसकी कोशिशों से नहीं तो कम से कम प्रेसिडेंट रूल लगाकर सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। खैर, अब जो मौजूदा सियासी तमाशा महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है, उसमें बीजेपी बड़ी केयरफुली अपनी चाल चल रही है। अजित पवार गुट के साथ बनी सरकार के 2 दिनों में गिर जाने से उसकी जो किरकिरी हुई थी, वैसी सिचुएशन वो दोबारा नहीं चाहती है। फिलहाल शिंदे के पास 30 विधायकों के होने की बात तो कही जा रही है, लेकिन शिंदे का दावा है कि उसको 40 विधायकों का सपोर्ट हासिल है, पर इसमें दम नहीं है। उस पर ज्यादा कुछ अभी, यानी जब मैं ये वीडियो बना रही हूं तब तक नहीं कहा जा सकता है। वैसे बीजेपी की ये रणनीति रही है कि वो सरकार गिराने वाली पार्टी की तरह ना दिखे, लेकिन वो उद्धव ठाकरे सरकार को कमजोर करने की रणनीति पर लगातार काम कर रही थी। मौजूदा सियासी हालात में बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि ये शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई है और इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, जबकि हकीकत इसके एकदम ऑपोजिट है। खैर, महाराष्ट्र में बीजेपी के चीफ चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि एकनाथ शिंदे ने जो कदम उठाया है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि बीजेपी काफी दिनों से अंदर ही अंदर अपना काम कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से फडणवीस ये कहते नजर आ रहे थे कि गठबंधन के अंदर शिवसेना के विधायक सेटिस्फाइड नहीं हैं। वैसे एकनाथ शिंदे का अपना ग्रुप है और उद्धव ठाकरे से उनका टकराव भी रहा है। कुछ अरसा पहले उन्होंने ठाकरे के खिलाफ अपनी ताकत की नुमाइश भी करी थी। अब फिलहाल देखने वाली बात यह है कि बीजेपी शिंदे की नाराजगी को अपने फेवर में इस्तेमाल करने में कितनी कामयाब होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें।
आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज़ खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।